नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। आज बिहार की बात के इस एपिसोड में चर्चा बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर और जिन पार्टियों में एक तरह की कहासुनी शुरू हो गई है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। एनडीए का तो रुख साफ है। दोनों सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जेडीयू चुनाव लड़ रही है, लेकिन महागठबंधन तो भीतर भीतर टूट गया। कांग्रेस अलग बात कर रही है, आरजेडी ने तो स्पष्ट ही कर दिया कि दोनों जगह ही वो उम्मीदवार उतार रही है। आज लालू यादव भी लाइव आए, आपने कई सारे वीडियोस उनके ऊपर किए भी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आरजेडी को कमजोर कर पाएगी या फिर आरजेडी जो है वो कांग्रेस को तोड़ कर रख देगी इस उपचुनाव में? आपकी एनालिसिस क्या कहती? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल सही सवाल आपने छेड़ा है, बिल्कुल सामयिक है। और यदि आप ईमानदार विश्लेषण करें, मैं जी आपके साथ करूं, तो देखिए, परसेप्शन और सिचुएशन दो चीजें होती हैं राजनीति में। जी परसेप्शन तो ये है कि दोनों को साथ होना चाहिए था, कांग्रेस और आरजेडी को, क्योंकि एनडीए इंटैक्ट है। लेकिन सिचुएशन ये है जो इतने कठोर फैसला लेने को तेजस्वी यादव और लालू यादव को मजबूर किए हैं। देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ये मानते हैं कि हम 2020 में सरकार बना लेते यदि कांग्रेस को लड़ने के लिए 70 सीटें अधिक नहीं देते। 2020 में भी आप लाइव सिटीज के साथ थी। आपको जी याद होगा कि कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर कितनी खींचतान चल रही थी। प्रियंका गांधी तक अड़ गई थी और लालू यादव ने कांग्रेस का सम्मान रखने को, गांधी फैमिली का सम्मान रखने को 70 सीटें दे तो दी थी। लेकिन सच ये है कि उन 70 सीटों पर, जो 70 सीटें कांग्रेस ने ली थी, उन पर बहुत सारी सीटें ऐसी थी जिसमें उम्मीदवार कांग्रेस के पास नहीं थे। अंतिम समय में उम्मीदवार कहां से कहां ट्रांसफर किए गए, किसे कहां से कहां लड़ा दिया गया। तो यह बात लालू यादव को कचोटती रही, तेजस्वी यादव को कचोटती रही, जो सत्ता से दूर चले गए। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का गणित अलग होता है। दोनों में जो समीकरण होता है वह भी बिल्कुल अलग अलग किस्म का होता है। तो ये जो भीतर में जो कचोट थी, वह लालू यादव और तेजस्वी यादव को परेशान किए हुए थी। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि कांग्रेस में फैसले में इतनी देरी होती है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई कोई फैसला ले नहीं सकती है। हर फैसला आला कमान लेते हैं। और आला कमान आज भी, कांग्रेस चाहे जहां पहुंच गई है, अपने को इतना बड़ा भगवान बनाए हुए हैं कि उनसे संवाद स्थापित करना ही एक दुष्कर कार्य है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू यादव हो। तो ये जो स्थिति और परिस्थिति है, और यदि आप बात करें बिहार की, तो देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे अधिक आधार वोट आरजेडी के पास है। वो लालू यादव का संघर्ष है। लालू यादव ने आज कहा भी कि उन्होंने किस तरीके से पार्टी को खड़ा किया है। मैंने पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को सिंबल दिए हैं। कांग्रेस आला कमान फैसला करती है दिल्ली में, तो कांग्रेस को इशारे इशारे में उन्होंने सब कुछ कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नुकसान कितना, फायदा कितना। तो देखिए, ये जो उपचुनाव है तारापुर और कुशेश्वर स्थान का, या कोई भी उपचुनाव जो होता है, उसमें ताकत दूसरे किस्म की लगती है। एक या दो सीटों पर, तीन सीटों पर उपचुनाव होते हैं। इस दफे दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हुए। तो जो दोनों पक्ष है, जो दोनों ध्रुव है, उसके पास ताकत झोंकने के लिए तमाम लोग होते हैं, तमाम संसाधन होते हैं। आज ही आपने देखा, आज जेडीयू के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। कुशेश्वर स्थान आरसीपी सिंह चले गए और तारापुर ललन सिंह पहुंच गए। तो देखना होगा कि इसके जवाब में आरजेडी किस तरीके से। बात हम कर रहे थे कांग्रेस और आरजेडी में जो खटास आई है, या कहें कि बिल्कुल ही टूट गया है। आरजेडी को भी इस बात की फिक्र नहीं है और कांग्रेस भी फिक्र नहीं कर रही है। और मैंने शुरू में कहा कि यदि ईमानदार विश्लेषण करें तो यह सच है कि कांग्रेस अब उम्मीदवार आधारित पार्टी रह गई है बिहार में। कांग्रेस को, कांग्रेस के नाम पर वोट देने वाले लोग कम से कमतर होते जा रहे हैं। कारण ये कि जिन्होंने कांग्रेस के दिन देखे हैं या जिन्हें कांग्रेस की याद है, उनकी उम्र इतनी अधिक हो चुकी कि या तो वे संख्या में कम होते जा रहे हैं, या फिर
वे बूथों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर समाज पर उनका प्रभाव कम होता जा रहा है। तो जहां उम्मीदवार सही होते हैं वहां तो वे लड़ाई लड़ते दिखते हैं। और यह भी सच है कि कांग्रेस अकेले आरजेडी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आरजेडी को कांग्रेस की जरूरत जोरन के रूप में रही है, लेकिन कांग्रेस को आरजेडी की जरूरत सहारे के रूप में रही है। यह सच है, इस सच से कोई इंकार नहीं कर सकता है। अब बीजेपी क्या कह रही है कि कांग्रेस को छुटकारा पा लेना चाहिए, नहीं पा लेना चाहिए, और कांग्रेस जो इस दुर्गति का शिकार हुई है इसकी जिम्मेदार भी वह खुद है, क्योंकि उसने काम भी ऐसे किए या अपने संगठन को इस तरीके से उन्होंने छोड़ दिया कि देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव को यदि आप बिहार विधानसभा चुनाव के चरणों को देखें, जो 2020 के चुनाव थे, तो अंतिम के जो चरण थे, 2 या 3 चरण जो भी थे, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार भी ठीक ठाक संख्या में थे। कांग्रेस को सवर्णों की हिस्सेदारी के लिए भी दिया गया कि आप उम्मीदवार दीजिए, तो कांग्रेस ने यह उम्मीदवार दिए। मैंने कहा ना कि उम्मीदवार देने में भी झोल हुआ, उम्मीदवार के चयन में भी झोल हुआ, और जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान चलती रही, अंतिम वक्त तक यह तय ही नहीं हो पा रहा था कि कांग्रेस कौन लड़ेगी, आरजेडी कौन लड़ेगी, तो इसलिए आपस में खींचतान भी बहुत रही। कांग्रेस ने उम्मीदवार कहां कहां से लाकर दे दिए। तो जो अंतिम 2-3 चरण के चुनाव थे, उनमें जो नुकसान देखा राजद की लीडरशिप ने, वह नुकसान उन्हें आज भी रात को सोने नहीं देता है, क्योंकि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री की आई हुई कुर्सी छीन गई थी। और यह भी समझा गया, देखिए अब जो कांग्रेस के पास सबन वोट जिसकी बात करते हैं, और जो मैंने कहा कि पार्टी के आधार पर नहीं, उम्मीदवार के आधार पर, तो हाँ, तो जहां उम्मीदवार सबन ठीक ठाक रहा वहां सबन वोट एक मुश्त मिल जाता, यह बात भी नहीं है। सबन वोट में बीजेपी की सेंधमारी है, जेडीयू की सेंधमारी है। और यदि इस चुनाव में जो फैसले हुए हैं, यदि आप परोक्ष रूप में देखें, तो कांग्रेस से भले तेजस्वी यादव, लालू यादव दूर जाते दिखाई पड़े हों, लेकिन चिराग पासवान के करीब जाते दिखाई पड़े हैं। और जो चुनाव होगा, उपचुनाव जो हो रहा है, उसमें चिराग पासवान की भी परीक्षा होनी है, क्योंकि चिराग पासवान 2020 का चुनाव नीतीश कुमार को हराने के लिए कर रहे थे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से तो वे दूर नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें नंबर 3 की पार्टी बना दिया, यह बात तो है। तो अब इस उपचुनाव में चिराग पासवान के जो उम्मीदवार होंगे, उनके सामने समस्या यह है कि उनके पास पुराना सिंबल नहीं है, उनके पास पुरानी पार्टी नहीं है। अब लोजपा रामविलास है, सिंबल बंगला की जगह हेलीकॉप्टर है, और वो कंफ्यूजन भी नहीं है कि हाँ, बीजेपी ही चाह रही है कि चिराग पासवान को पुश किया जाए ताकि नीतीश कुमार को थोड़ा काबू में रख सके। तो इस चुनाव में जो चिराग के उम्मीदवार होंगे, वह देखना होगा कि चिराग के उम्मीदवार किसे फायदा पहुंचाने के लिए और किसे नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं। बात जहां तक कांग्रेस की रही, तो देखिए, कांग्रेस अशोक राम के बेटे को कुशेश्वर स्थान में उम्मीदवार बनाने जा रही है, बात स्पष्ट है। तारापुर को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। तारापुर में पप्पू यादव की चर्चा हुई, लेकिन आज मदन मोहन झा ने स्पष्ट कर दिया है कि वे उम्मीदवार नहीं हो रहे हैं, मतलब पप्पू यादव अभी इधर नहीं आ रहे हैं। उनकी पत्नी रंजीता रंजन पहले से कांग्रेस में है। तो तारापुर में कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है? तारापुर में उम्मीदवार बनाने को लेकर भी देखिए, तारापुर में कांग्रेस के पास एक पुराने कार्यकर्ता है, राजेश मिश्रा। तो यदि राजेश मिश्रा उम्मीदवार बनाए जाते हैं और वो चुनाव लड़ने को तैयार होते हैं, 2020 में उन्हें टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय लड़ गए थे, 10,000 से अधिक वोट ले आए थे। तो राजेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाती है, तो राजेश मिश्रा यदि वोट काटते हैं तो वो वोट काटेंगे एनडीए का। अब इसका फायदा कितना आरजेडी उम्मीदवार को मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि किसी मुसलमान को या यादव को उम्मीदवार बना देती है, तो वह मत काटेगा आरजेडी का, और इसका नुकसान आरजेडी को कितना मिलेगा, यह भी देखने की बात होगी। तो कांग्रेस की जो भविष्य की लकीर है, और तेजस्वी यादव और लालू यादव इस बात को भी समझते हैं कि जो देश की लड़ाई है, कांग्रेस अकेले लड़ ले, अपनी ताकत देख ले, जो उनके विधायक जीत कर आएंगे
आखिरकार जब मौका आएगा, अभी तो मौका ही नहीं है, मौका तो 2025 में मिलना है, मध्यावधि चुनाव की कोई संभावना बहरहाल नहीं दिखती है। लोग कहते हैं कि समय से पहले चुनाव होगा, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकती है, तो फिर उन्हें वापस लालू यादव के पास ही आना होगा। तो लालू यादव इन राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हैं और वे तेजस्वी को मौका भी दे रहे हैं। लेकिन आज एक बात और हमने नोटिस करी कि लालू यादव ने जाति का कार्ड खेला, साफ साफ कुशेश्वर स्थान में कहा कि हमने मुशहर को उम्मीदवार बनाया है, मुशहर नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा। लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने तारापुर की चर्चा ही नहीं की। आखिर क्यों? तारापुर में भी तो अरुण शाह को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है। वहां देखिए उम्मीदवारी को लेकर संघर्ष चलता रहा। जयप्रकाश नारायण यादव अपनी बेटी दिव्या प्रकाश को टिकट दिलाना चाहते थे। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति जो है कि मुझे नहीं लगता है कि अभी जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा या 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, इसके पहले जितने उपचुनाव होंगे उसमें कांग्रेस किसी ऐसी सूरत या स्थिति परिस्थिति में है कि वह आरजेडी को नुकसान पहुंचा दे। आरजेडी के पास भी मौका है। आरजेडी के बारे में एक बात तो आपको मानना होगा गरिमा जी की आरजेडी के पास उम्मीदवार की दिक्कत नहीं है। चाहे जो भी विधानसभा क्षेत्र हो वहां उम्मीदवार उसके पास है, एक नहीं अनेक है, और लड़ने के लिए सर्वगुण संपन्न लोग भी हैं, ताकत में भी रहते हैं, थैली में भी रहते हैं। जीत और हार अलग चीज होती है। तो लालू यादव मौका दे रहे हैं तेजस्वी यादव को कि तुम अकेले चलकर अपनी ताकत बढ़ाओ, संगठन को मजबूत करो। हाँ, लेकिन इसके लिए तेजस्वी यादव को भी अपने भीतर बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। जैसे मौका मिलते ही वे पटना छोड़कर चले जाते हैं, बंद करना होगा। उन्हें क्षेत्रों में जाना होगा बगैर चुनाव भी, देखना है अभी। हाँ, सड़क पर ही नहीं। आज लालू यादव ने अपने राजनीतिक अनुभव को भी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि जेल जाना होगा, जेल जाने से नहीं डरना होगा। तो आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं, मैं सिर्फ आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, वो एयर कंडीशन पॉलिटिशियन हो गए हैं। ठीक है ना? उन्हें गद्दे चाहिए सोने के लिए, तो ऐसे लोग जेल जाने से डरते हैं। हाँ? तो लालू यादव ने आज पुश किया और जगदानंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन सारी चीजों को आप जानते हैं। लालू यादव ने आज और स्पष्ट कर दिया, तेज प्रताप यादव कुछ भी कहें, लालू यादव ने फिर दिखाया कि भरोसा और भरोसा सिर्फ तेजस्वी यादव पर है। तेज प्रताप यादव की एक बार भी उन्होंने चर्चा पूरे संबोधन के दौरान नहीं की और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अलग लड़कर भी आरजेडी का कुछ बिगाड़ लेगी। देखिए उपचुनाव का नतीजा क्या होगा मैं नहीं जानता। मैंने पहले ही कहा कि उपचुनाव का समीकरण कुछ अलग होता है। उपचुनाव में ताकत कुछ अदृश्य काम करते हैं और दोनों के पास इतने सारे लोग होते हैं। यदि आपने पिछले कई उपचुनाव देखे होंगे, उनकी रिपोर्टिंग मैंने तो करी है, कि मैंने देखा है कि गांव गांव पंचायत पंचायत में जो सत्ता पक्ष होता है उनके मंत्री विधायक भरे होते हैं। अब तो देखिए, अब इसका जवाब तेजस्वी यादव को भी देना होगा। तेजस्वी यादव के पास सबसे अधिक विधायक हैं, तो वे भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए इसी तरीके से तैयारी करें। लालू यादव ने जाति का कार्ड खेल लिया। उन्होंने कह दिया कि मुशहर नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा, और मैं तो वो लालू यादव हूं जिन्होंने मुशहर जाति के नेता भोलाराम तूफानी को मंत्री बनाया और फिर उन्हें हेलीकॉप्टर पर चढ़ाकर घुमाया भी। लौट कर जब वे आए तो लोगों ने कहा, मैंने पूछा उनसे कि लोग क्या कह रहे थे, तो भोलाराम तूफानी जो जाति से मुशहर थे, देखिए लालू यादव के शब्दों में मैं मुशहर कर रहा हूं, तो तूफानी ने कहा कि लोग कह रहे थे कि ललुआ तो हेलीकॉप्टर पर चढ़ाई देलस, मतलब मंत्रियों बनेलस, अब आसमान से मुतबावा तभी। तो ठीक है, तो लालू यादव अपनी राजनीति जानते हैं, बिहार की जो स्थिति और परिस्थिति है उसको समझते हैं। तो तेजस्वी यादव को खूंटा गाड़ कर राजनीति करनी होगी, और खूंटा गाड़ कर यदि राजनीति उन्होंने की, संघर्ष की राजनीति की, जेल की राजनीति की, लड़ने की राजनीति की और मौके पर मौजूद रहने की राजनीति की, तो कांग्रेस को घुटने के बल पर, देखिए बिहार में कई सारी पार्टियां हैं,
लालू यादव को और तेजस्वी यादव को यह भी लगता है कि यदि हम कांग्रेस की सीटें कुछ कम कर माले और लेफ्ट को और कुछ सीटें दे दी होते 2020 में, तो हम जीत के और करीब होते। जहां मैं कह रहा था कि बिहार में और भी कई पार्टियां हैं। अब देखिए, आप हम पार्टी है जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी को पता है कि यदि हम किसी के साथ नहीं हुए तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 2015 में वे अकेले ही जीते थे ना। मैंने कहा ना, उम्मीदवार आधारित। 2020 में और परसेप्शन और सिचुएशन की मैं बात कर रहा था। तो देखिए, ये परसेप्शन चुनाव के समय या उपचुनाव के समय गड़बड़ जाता है कि लोग इंटैक्ट नहीं है, इसका नुकसान मिल सकता है। और इसका नुकसान मीडिया रिपोर्टिंग में दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन हकीकत तो जो जमीनी हकीकत है कि जैसा मैंने कहा कि हम देखिए सिर्फ जीतन राम मांझी जीते थे, जबकि 2015 में ये बीजेपी के साथ थे। और आप देख लीजिए वीआईपी में मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए। मुकेश सहनी को पता है कि यदि हम किसी एक पक्ष में न रहे, या तो बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, तो हमारा कुछ नहीं है। हम दही के जोरन हो सकते हैं, दही नहीं है ये, दही नहीं है ये। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति तो समझना होगा कांग्रेस को भी। और कांग्रेस में आप देखेंगे कि जो नेता हैं पुराने ही नेता हैं। हाँ, नया प्रयास हुआ है, कन्हैया कुमार को लाया गया है, लेकिन कन्हैया कुमार बिहार की जमीनी हकीकत को समझेंगे, बिहार में आकर लड़ेंगे, इस बात में थोड़ा सा हमें अभी संदेह है। क्योंकि कन्हैया कुमार ने अभी से अपने को राष्ट्रीय नेता मानना शुरू कर दिया है और वे राष्ट्रीय फलक पर ही दिखना चाहते हैं। तो बिहार में कांग्रेस के लिए संघर्ष कौन करेगा? तब तो यादव की बात हो रही है। तो देखिए, यादव वोट बैंक आज भी, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को मानना चाहिए कि जब विधानसभा का चुनाव आता है तो वो लालू यादव आरजेडी के साथ होता है। ये यादव वोट बैंक लालू यादव का है, तेजस्वी यादव का नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव को खूंटा गाड़ कर राजनीति करनी है। अभी आपने वो वीडियो भी देखा होगा जो पिछले दिनों बड़ा ही वायरल हुआ कि तेजस्वी यादव कहीं गए थे, वो लोगों के बीच रुपया बांट रहे थे, 500-500 रुपए के नोट बांट रहे थे। तो जो व्यक्ति परिचय, जो महिलाएं थी और जो बुजुर्ग थे और जो तेजस्वी यादव के साथ थे, उन्हें बताना पड़ रहा था कि ये तेजस्वी जी हैं, लालू जी के बेटे हैं। तो तेजस्वी की पहचान अभी भी लालू प्रसाद के बेटे की है। और यह पहचान गांव गांव तक, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक तब स्थापित होगी जैसा लालू यादव ने आज कहा कि आपको संघर्ष करना होगा और आपको जेल जाना होगा। उन्होंने पहचान बताई कि आप हरी टोपी पहनिए, हरा पट्टा रखिए। देखिए, जो आज फैशनेबल नेता हैं, उन्हें ये सब करने में थोड़ा संकोच होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग तो पहने हुए थे, खुद तेजस्वी यादव नहीं पहने हुए थे, नहीं पट्टा रखे हुए थे। बड़े बड़े नेताओं ने नहीं पहना। हाँ, जब पहला संबोधन हुआ था तो दूसरे दिन आरजेडी के कार्यालय में गए थे तो तेजस्वी यादव ने हरा पट्टा रखा था, लेकिन फिर से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो अनुशासन और जो रिवाज की बात कर रहे हैं लालू यादव, इसे फॉलो करना तो सबसे पहले इनके ही लोगों को घर में। और जो देखिए महत्वपूर्ण बात है, जो आखिरी बात हम करना चाहते हैं कि आरजेडी की एक परेशानी घर की लड़ाई थी। घर की लड़ाई लालू यादव के रहते इतना विकराल है, तो लालू यादव के बाद क्या होगा मैं कल्पना भी नहीं कर पाता हूं। लालू यादव की सेहत सुधरी है, यह अच्छी बात है। लालू यादव ने इसके साथ यह भी कहा कि उन पर रोक टोक भी बहुत है डॉक्टरों का। अब दिन भर में 24 घंटे में 1 लीटर से अधिक पानी नहीं पीना है। और जब प्यास लगती होगी लालू यादव को, तो प्यास को कैसे शांत रखना पड़ता होगा, आप समझ सकते हैं। यह बहुत कठिन टास्क है। तो घर की जो लड़ाई है और तेज प्रताप जिस तरीके से मौके बेमौके करते रहते हैं, वो नुकसान पहुंचाता है। तो कांग्रेस से, हाँ, छवि खराब होती है। तो कांग्रेस से तो तेजस्वी लड़ लेंगे यदि खूंटा गाड़ कर लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस को तेजस्वी की जरूरत है। आप बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र नहीं नोटिस कर पाएंगे जहां कांग्रेस ने आरजेडी को वोट बड़ी संख्या में ट्रांसफर करा दिया। मैं अंत में भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस बिहार में पार्टी नहीं उम्मीदवार आधारित पार्टी रह गई है।
अब यदि कोई बड़ा उम्मीदवार मिल गया तो अब नामचीन मिल गया। अब देखिए मोकामा में भी यदि आरजेडी को भी जीत मिली तो इसलिए जीत मिली कि वहां अनंत सिंह थे। यदि कोई दूसरा प्रत्याशी होता आरजेडी का तो वहां के भूमिहार आरजेडी को वोट नहीं देते। तो कांग्रेस से नहीं डरने का फैसला मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का कमोबेश ठीक है। और यदि वे अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए स्वतंत्र रूप से। लेकिन हाँ, फूटा गाड़ कर बिहार में रहेंगे तब तो, दिल्ली नहीं जाएंगे। मालूम होगा जब मौका आएगा तो लापता नहीं हो जाएंगे। तो और जो लड़ाई है वो लड़ाई आपकी संयुक्त रूप से, यदि आप विपक्ष में हैं तो सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ भी दिखनी चाहिए। क्योंकि यह नहीं दिखेगी तो इस पर भी सवाल पैदा होगा। तो इन सारी बातों से मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस से कोई नुकसान होना है गरिमा जी। मेरा एक अंतिम सवाल है, आपने कहा कि जी कई दफे आपने रिपोर्टिंग भी की, बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ट्रेंड कैसा रहा है उपचुनाव को लेकर? ऐसा होता है कि जो पार्टी पहले से जीती रही हो उस जगह से वही हर बार जीते, या फिर बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है कभी कभार? नहीं, बदलाव नहीं हुआ है। कैसे नहीं बदलाव हुआ है? आप देखिए ना, छपरा पार्लियामेंट में प्रभुनाथ सिंह, महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह चुनाव जीत गए। छपरा था सर। जी। प्रभुनाथ सिंह चुनाव जीत गए थे, पीके शाही चुनाव हार गए थे। आप सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का उपचुनाव देखिए, आरजेडी ने चुनाव जीता था। कई कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं और ताकत, और देखिए सहानुभूति का फायदा मिलता है। तो कुशेश्वर स्थान में शशिभूषण हजारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस के अतिरेक राम आएंगे तो वो किसका नुकसान पहुंचाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन वहां तारापुर में, अब तारापुर में सबसे अधिक मत कहा जाता है यादवों का है। लेकिन यादव का उम्मीदवार कोई अभी सामने नहीं आया है। और आ भी गया तो यादव 10 से मस होंगे, इसमें थोड़ा सा हमें संदेह लगता है। तो वहां जो उम्मीदवार है वो मेवालाल चौधरी के परिवार से नहीं है, राजीव सिंह कुशवाहा है। हाँ, उनके परिवार की सहमति से जरूर है। तो सरकार तो पूरी ताकत लगाएगी क्योंकि नीतीश कुमार को अपने विधायकों की संख्या का पता है। हाँ, तो ट्रेंड तो बदलते रहे हैं। लेकिन यह सही है कि हाँ, उपचुनाव में ताकत दिखती है, सरकारी ताकत भी, सरकारी मशीनरी भी दिखती है। तो इन पर गौर करना होगा। 30 अक्टूबर को चुनाव है। लेकिन पासा कभी भी पलट सकता है अगर मेहनत उस तरह से की जाए, जैसा कि आपने कहा कि खूंटा गाड़ के राजनीति करनी होगी तेजस्वी यादव को, तब जाकर जो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार की बात के इस एपिसोड में इतना ही। हमने तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेकर कई सारी बातें कही। आप समझ पाए होंगे कि बिहार में फिलहाल महागठबंधन की स्थिति किस तरह की बनी हुई है। लालू यादव खुद लाइव आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान जीतने के लिए तेजस्वी यादव क्या लालू यादव की तरह ही एड़ी चोटी का जोर लगा पाते हैं, या फिर जैसा कि आपने खुद कहा कि आजकल के नेता एयर कंडीशन वाली राजनीति करते हैं। अगर वो हुआ तो सचमुच में आपने कहा कि सरकारी ताकतें जो है वो हावी हो जाती हैं। तो बेशक जो रिजल्ट होगा वो उनके पक्ष में नहीं आ सकता है, लेकिन अब देखा जाएगा कि लालू यादव ने खुद जोश भरा है तो उपचुनाव में क्या दमखम दिखाते हैं तेजस्वी यादव, या फिर से एनडीए के खेमे में ही सारी चीजें चली जाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।